Hi Bachapati, this is your educator and today we are going to do class 10th chapter 1 of civics power sharing. तो काफ़ी इजी सा चैप्टर है और ये जो चैप्टर है पावर शेयरिंग, ठीक है, ये चैप्टर में बेसिकली हम पढ़ेंगे कि पावर जो है वो कैसे शेयर की जाती है, ठीक है, हाईएस्ट अथॉरिटीज़ के बीच में, ठीक है, और ये कैसे शेयर जो हम पावर शेयर करते हैं क्या एडवांटेजेस है। इसमें सबसे पहले हम दो एग्जाम्पल्स पढ़ेंगे, इलस्ट्रेशंस पढ़ेंगे बेल्जियम की और श्रीलंका की। फिर हम देखेंगे बेल्जियम जैसे पावर शेयरिंग करने से वो जो प्रॉब्लम्स हैं, ठीक है, वो कैसे सॉल्व होगी, ठीक है। तो सबसे पहले देखो पावर शेयरिंग क्या है। एक बेसिकली पावर शेयरिंग एक टेक्निक है जिसमें हम पावर को शेयर करते हैं डिफरेंट लेवल्स में, ठीक है। पावर अगर किसी एक बंदे के हाथ में रहेगी, ठीक है, सपोज करो पावर किसी एक ही बंदे के हाथ में रहेगी तो इट लीड्स टू द डिक्टेटरशिप, ठीक है। अब सपोज़ करो अगर पावर जो है, मैं बोलूँ कि आपकी क्लास की सिर्फ मॉनिटर है, उसके पास ही पावर है, तो वो जो मॉनिटर चाहे वो तो आपको झूठा भी फंसा सकता है और या फिर टीचर को आपकी झूठी कंप्लेंट भी लगा सकता है। तो सेम एज जो पावर होती है ना बच्चा, ये एक हाथ में नहीं रहनी चाहिए। तो इसमें चेक होना चाहिए कि हम हर एक जो है पावर को चेक किया जाए कि सारी अगर अथॉरिटीज़ जो हैं वो अपने फंक्शन प्रॉपरली कर रही हैं या नहीं, ठीक है। जैसे इसकी एग्जांपल है इंडिया में तो होल्डिंग टुगेदर फेडरेशंस है, ठीक है, और हमारे यहाँ पे वर्टिकल पावर शेयरिंग भी है, ये हम आगे देखेंगे। सबसे पहले अगर मैं बात करूँ पावर शेयरिंग की तो एक एग्जांपल है हमारी बेल्जियम और श्रीलंका। सबसे पहले बेल्जियम जो है, ये पूरा रीजन कौन सा है, ये बेल्जियम का रीजन है, ये जो पूरा रीजन है ये पूरा बेल्जियम का रीजन है। अब यहाँ पे एक चीज़ देखो, बेल्जियम जो है ना बच्चा, अब उसकी हमें एग्जांपल्स कैसे दी हुई हैं वो बड़े अच्छे से देखना। तो बेल्जियम है, ये छोटी सी क्या है, ये ब्रुसेल्स है इसकी कैपिटल। अगर मैं सिंपली भाषा में बताऊं तो बेल्जियम में ये जो फ्लेमिश रीजन है इसमें 59% डच है, फ्लेमिश रीजन में 59% डच है, ठीक है, और 1% जर्मन है। ये पूरे बेल्जियम की बात कर रहे हैं ना, 1% कौन है, 1% है जर्मन और 59% कौन है, फ्लेमिश रीजन में डच हैं बेसिकली, और 40% फ्रेंच हैं, ठीक है। तो जो बेल्जियम है, पूरे बेल्जियम में मेजॉरिटी किसकी है, जो है वो डच की है पूरे बेल्जियम में। और अगर देखी जाए, ठीक है, तो माइनॉरिटी किसकी है, फ्रेंच की है। बट अगर मैं बात करूँ कैपिटल की, कैपिटल क्या है, ब्रुसेल्स की, तो ब्रुसेल्स में जो है 80% फ्रेंच है और 20% डच है, मतलब मेजॉरिटी आ गई फ्रेंच की और माइनॉरिटी आ गई डचेस की। अब क्या हुआ कि देखो ये जो है ना ऐसी पावर शेयरिंग है, तो इसमें कैसे इम्प्लीमेंट हुई, अब हमने वो देखना है। अब एक चीज़ देखो, जो माइनॉरिटी है फ्रेंच स्पीकिंग कम्युनिटी में, वो हमने देखना है। माइनॉरिटी किस में है, फ्रेंच में है। तो अब क्या है कि जो फ्रेंच थे ना वो काफ़ी ज़्यादा रिच एंड पावरफुल थे। इससे क्या हुआ कि उनकी इकोनॉमिक डेवलपमेंट ज़्यादा हो रही थी, ठीक है। बट क्या था कि ये जो डच थे वो भी एक टेंशन में थे, क्योंकि डच स्पीकिंग कम्युनिटी जो है उनको इकोनॉमिक डेवलपमेंट और एजुकेशन बाद में मिल रही थी, ठीक है। अब टेंशन हो गई ना डच स्पीकिंग में और फ्रेंच स्पीकिंग में, तो इससे क्या हुआ कि जो है टेंशन होगी दो कम्युनिटीज़ में, तो ब्रुसेल्स में तो सबसे ज़्यादा हुई, बिकॉज उसमें तो डिस्पैरिटीज़ ही बहुत ज़्यादा थी। तो अब क्या है, अब एक ये सिचुएशन आ गई, अब देखो क्या है, ये सिचुएशन आ गई। अब इसका रिज़ल्ट और पावर शेयरिंग, ये कंक्लूजन हम बाद में करेंगे। सबसे पहले देखो श्रीलंका में क्या था, यहाँ पे भी रीजनल डिफरेंसेस थे। यहाँ पर 1948 में इंडिपेंडेंस मिली थी और श्रीलंका ने एक मेजॉरिटेरियनिज्म मेजर्स अडॉप्ट किए थे ताकि वो क्या करे, एक सिन्हाला की सुपरमेसी हो जाए किस पे, तमिल्स पे। अगर मैं सिंपली बताऊँ तो बेसिकली क्या था, श्रीलंका जो थी ना, यहाँ पे थे कम्युनिटीज़ थी, एक थी सिन्हालीज़, ठीक है, सिन्हालीज़ कम्युनिटी थी जो भी है, और ये क्या थे, ये 74% थी। सिन्हालीज़ जो है बेसिकली 74% श्रीलंका में सिन्हालीज़ थे, ठीक है। उसके बाद आ जाते हैं 18% जो है यहाँ पे तमिल्स थे, 18% तमिल्स थे बेसिकली, ठीक है। तमिल्स में भी आगे टाइप है तो वो हम देखेंगे। तो यहाँ तक क्लियर हो गया होगा आपको, ठीक है। तो क्या देखा हमने, जो श्रीलंका था
वहाँ पे क्या था, मेजॉरिटेरियनिज्म कैसा था, बेसिकली श्रीलंका में 74% सिन्हालास थे और जो बाकी 18% जो थे वो तमिल्स थे, ठीक है। फिर 7% यहाँ पे क्रिश्चियंस भी थे और 1% मुस्लिम्स भी थे। अब तमिल्स में जो है 18% तो तमिल्स थे भाई। तमिल्स में क्या थे, देखो 5% जो थे वो इंडियन तमिल्स थे जो हिंदू और मुस्लिम दोनों थे, और एक जो आगे 13% थे वो श्रीलंकन तमिल्स थे, ठीक है। सिन्हालीस जो थे वो बुद्धिस्ट थे बेसिकली। क्लियर यहाँ तक आपको? अब यहाँ तक आपको आई थॉट क्लियर ही हो गया होगा। 7% तो क्रिश्चियंस थे। तो अब देखो क्या है, अब बेसिकली क्या हुआ श्रीलंका में, ये तो हमने सारा केस स्टडी पढ़ ली ना। अब क्या था कि रीजनल डिफरेंसेस थी, श्रीलंका को 1948 में वो मिली। अब एक एक्ट पास किया गया 1956 में, जिससे उन्होंने कह दिया कि भाई सिन्हाला जो है वो ऑफिशियल लैंग्वेज है। अब क्या थी, पॉपुलेशन 2 करोड़ थी, तो मेजॉरिटी सिन्हाला कम्युनिटी की थी। बट जो तमिल इंडियंस हैं वो इससे खुश नहीं थे, क्योंकि उस पर काफ़ी ज़्यादा जो है ऐसे लॉ इम्प्लीमेंट कर दिए गए थे जिसमें सिन्हाला जो थे उनको मेजॉरिटी मिल गई थी, ठीक है। अब क्या देखा हमने, अब फिर से देख लीजिए। फिर अब आ जाते हैं हम पावर शेयरिंग जो है बेल्जियम पे। अब जब बेल्जियम में ऐसी सिचुएशन हुई ना बच्चा, तो बेल्जियम में जब ऐसी सिचुएशन हुई तो बेल्जियम की गवर्नमेंट ने, बेल्जियम ने क्या क्या मेयर्स अडॉप्ट किए। अब जब बेल्जियम में ऐसी सिचुएशन हुई और श्रीलंका ने क्या किया वो हम देखेंगे। अब बेल्जियम में क्या हुआ कि देखो इक्वल नंबर ऑफ मिनिस्टर्स जो है डच के और फ्रेंच के वो बना दिए गए सेंट्रल गवर्नमेंट में। इक्वल नंबर ऑफ है, ठीक है, इक्वल नंबर डच के, इक्वल नंबर जो है वो उसके फ्रेंच के। कोई सिंगल कम्युनिटी जो है उसको ये नहीं बोला गया कि आप अपनी मर्जी से डिसीजन लो। जो पावर है सेंटर टू स्टेट गवर्नमेंट वो सबऑर्डिनेट नहीं दी गई, मतलब स्टेट के पास अपनी अलग पावर है। सेपरेट गवर्नमेंट बिठा दी गई भाई ब्रुसेल्स में, सेंटर को भी उतनी गवर्नमेंट दी गई, स्टेट को भी उतनी ही जो है पावर दी गई। फिर कोई कम्युनिटी अकेला डिसीजन नहीं बना सकता है। जो पावर जो है ब्रुसेल्स में डिफरेंट गवर्नमेंट बना दी गई, ठीक है, कम्युनिटी गवर्नमेंट बनाई गई, ठीक है ना, जिससे क्या हो गया कि सारे जो हैं एक कोई भी ऐसा पर्सन नहीं है जो अकेला एक लैंग्वेज को बिलोंग करता है। कल्चर, एजुकेशन, लैंग्वेज रिलेटेड इश्यूज भी सॉल्व किए जाने लगे, उन पर भी डिफरेंट गवर्नमेंट थी। तो देखो कितने स्टेप्स लिए। अब इससे रिजल्ट क्या हुआ कि बेल्जियम मॉडल जो है इट इज़ कॉम्प्लिकेटेड, अ लिटिल बिट कन्फ्यूजिंग, बट क्या था कि ये जो है ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और सक्सेसफुल है। क्यों? क्योंकि देखो कंट्री की यूनिटी तभी पॉसिबल है जब हम हर एक के इंटरेस्ट को, रीजन को, उसको हम जो है एक देखेंगे, ठीक है ना। अगर हम सिर्फ एक ही, जैसे सपोज करो इंडिया में मेजॉरिटी है हिंदू की, तो अगर हम अकेला हिंदू को ही देख के चलेंगे फिर तो हमारी इंडिया में यूनिटी तो नहीं बन पाएगी ना। तो दैट्स वाई द सेम बेल्जियम अडॉप्टेड। अब देखो श्रीलंका ने क्या किया, अब ठीक है, श्रीलंका ने क्या किया, श्रीलंका ने मेजॉरिटेरियनिज्म अडॉप्ट किया, ठीक है। मेजॉरिटेरियनिज्म एक क्या है, एक आइडिया या फिर बिलीफ है कि जो मेजॉरिटी कम्युनिटी है वो रूल करेगी नेशन पे इन वॉट एवर वे दे वांट, उसे हम कहते हैं मेजॉरिटेरियनिज्म, ये है, ठीक है। तो क्या है मेजॉरिटेरियनिज्म, ये है कि अब सपोज करो हिंदू, हमारे इंडिया में हिंदू कम्युनिटी है मेजॉरिटी में, मुस्लिम्स हैं माइनॉरिटी में, ठीक है। तो अगर मैं बोलूँ कि ये जो हिंदू कम्युनिटी है यही सब पे रूल करेगी, ये एक ऐसी कम्युनिटी है जो पूरे नेशन पे रूल करेगी, ये अपने हिसाब से जैसा मर्जी चाहे डिसीजन ले ले, इन व्हाट वे दे वांट टू वर्क दे कैन, तो ये तो गलत हो गया ना। दैट इज़ वाई, तो अब इसे हम कहते हैं मेजॉरिटेरियनिज्म। अब देखो क्या हुआ बच्चा, अब बेसिकली जो है रीजंस देखो। अब एक्ट पास किया गया सिन्हाला को ऑफिशियल, तो उन्होंने जो है काफ़ी ऐसी पॉलिसीज़ बनाई जिन्होंने सिन्हाला कम्युनिटी को फेवर किया, जॉब्स उन्हें दे दी, प्रोटेक्ट किया उन्होंने बुद्धिज़्म को। तमिल जो है उन्होंने प्रोटेस्ट किया कि वो डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है उनके साथ। देन अ सिचुएशन कन्वर्टेड इनटू सिविल
वॉर काफ़ी इंपॉर्टेंट है। सिविल वॉर क्या होती है बेसिकली बच्चा, एक वायलेंट कॉन्फ्लिक्ट होता है, या फिर अगर हम बोल दें एक वॉर होती है बिटवीन द सिटीजन्स ऑफ द कंट्री। ठीक है, सिटीजन्स ऑफ द कंट्री, जब सोसाइटी जो है वो दो भाग में डिवाइड हो जाती है, और ये खुद ही जो दो या ज़्यादा पार्ट्स में डिवाइड हो जाती है, और ये कंट्री के बीच में ही ये वॉर चलती है, कंट्री के बीच में ही ये वॉर चलती है। क्लियर? तो ये चीज़ है, ये देखा हमने। अब सिमिलैरिटीज़ देख लीजिए क्या है। बेल्जियम और श्रीलंका में दोनों की डेमोक्रेसीज हैं। ठीक है, ठीक है। अब देखो सिमिलैरिटीज़ क्या, दोनों में ही डेमोक्रेसीज हैं, बट डिफरेंस क्या है, पावर शेयरिंग अरेंजमेंट अलग है। बेल्जियम लीडर्स ने रियलाइज़ किया कि भाई यूनिटी जो है वो कंट्री की इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट अगर हमने कंट्री को चलाना है। अगर हम किसी एक जाने के बेस पे रूल करेंगे फिर तो वी आर नॉट एबल टू रन एंड गवर्न आवर कंट्री प्रॉपरली। ठीक है, जबकि श्रीलंका में क्या हुआ, डोमिनेंस कर दी गई। ठीक है ना, डोमिनेंस थी मेजॉरिटी कम्युनिटी की माइनॉरिटी पे। सिन्हालीज ने अपनी पावर को शेयर करने से रिफ्यूज़ कर दिया विद द तमिल्स। ठीक है, तो ये है, आई होप ये आपको क्लियर हो गया होगा। नाउ अब श्रीलंकन ये है, और भी है। अच्छा, ये और हमारे पास रहती थी अभी। तो पोजीशंस क्या थी श्रीलंकन तमिल्स की, एक पॉलिटिकल पार्टीज बनाई जो है तमिल्स ने, कि बोला ऑफिशियल, ये देखो ये तमिल्स की है। ठीक है ना, तो तमिल्स ने काफ़ी ज़्यादा प्रोटेस्ट की, पार्टीज़ बनाई। तामिल ईलम जो है वो भी उन्होंने वो किया, तामिल ईलम। ठीक है ना, जो है पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन फॉर्म हुई कि हमें तामिल ईलम चाहिए। ईलम मतलब स्टेट चाहिए, कि हमारी भाई अगर आप नहीं देना चाहते तो हमें एक अलग से तामिल स्टेट दे जाओ। ठीक है, तो ये चीज़ थी। तो इसके जो है एक वो भी है लिबरेशन, LTTE, या आपने फैमिली मैन सीजन 2 आएगा उसमें भी थी इससे रिलेटेड, आप सर्च कर लीजिएगा, विच इज़ लिबरेशन टाइगर्स ऑफ तमिल एलम। ठीक है, ऑफ तमिल एलम, तो ये आप देख लीजिएगा। अब क्या हुआ, सिविल वॉर। ठीक है, जिससे काफ़ी तमिल्स जो है वो मर गए, कईयों को जो है देश छोड़ना पड़ा। ठीक है, कईयों को सिटीजनशिप ही नहीं मिली। तो इफ़ेक्ट क्या है, इफ़ेक्ट क्या हुआ, सोशल, इकोनॉमिक, कल्चरल और जो पॉलिटिकल है, हर एक चीज़ पे इस पर इफ़ेक्ट हुआ। ठीक है, अब देख लीजिए, अब हम देखेंगे पावर शेयरिंग की जो है वो पावर शेयरिंग डिज़ायरेबल क्यों है डेमोक्रेसी में। ठीक है, वाई इज़ पावर शेयरिंग डिज़ायरेबल, वाई इज़ इट इम्पॉर्टेंट। अब अगर मैं बात करूँ पावर शेयरिंग, तो 2 रीजंस है जिसके कारण पावर शेयरिंग बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। एक तो आ गया प्रूडेंशियल रीज़न, और एक आ जाता है आपका मॉरल रीज़न। प्रूडेंशियल रीज़न जो होता है, बेसिकली प्रूडेंशियल का मतलब होता है जो हमारे किसी पास्ट एक्सपीरियंस से हुआ हो। और अगर मैं बात करूँ मॉरल, तो मतलब एक मॉरल कंसिडरेशन है कि हाँ भाई ये होना ही चाहिए, ये डिज़ायरेबल है। ठीक है जी, अब सबसे पहले प्रूडेंशियल रीज़न जो है पास्ट एक्सपीरियंस है, तो यार हमें ऑलमोस्ट पता होता है कि कैसे इससे क्या है रिड्यूस होते हैं कॉन्फ्लिक्ट्स बिटवीन सोशल ग्रुप्स के बीच में जो है कॉन्फ्लिक्ट्स वो रिड्यूस होते हैं। ठीक है, फिर ये एक स्टेबिलिटी बनी रहती है पॉलिटिकल ऑर्डर की, और बेटर आउटकम होता है। तो मतलब एक कॉन्फ्लिक्ट नहीं होते प्रूडेंशियल रीज़न से, स्टेबिलिटी होती है पावर की, फिर बेटर आउटकम आता है बेसिकली इससे। मॉरल रीज़न जो है ये स्पिरिट है डेमोक्रेसी का, इसमें लोगों के पास राइट होता है कि वो गवर्निंग पार्टीज से जो है कंसल्ट करे। ठीक है, जो भी उनकी प्रैक्टिसेस हैं अगर उनको नहीं पसंद आती। फिर पावर शेयरिंग बहुत ही ज़्यादा वैल्यूएबल है इधर। ठीक है ना, तो यही चीज़ है, 2 रीज़न है, प्रूडेंशियल एंड मॉरल रीज़न। अब देखो फॉर्म्स ऑफ पावर शेयरिंग इन इंडिया। अब हमारे इंडिया में क्या क्या फॉर्म्स है पावर शेयरिंग की। तो पावर शेयरिंग की बेसिकली जो हमारा इंडिया है वो एक डेमोक्रेसी कंट्री है। अब 4 फॉर्म्स होती हैं पावर शेयरिंग की बेसिकली जो पूरी डेमोक्रेसीज़ में चलती है। और हमारी इंडिया की डेमोक्रेसी क्या है, जो पीपल हैं वो सोर्स है पॉलिटिकल पावर्स के। ठीक है, आइडिया पावर शेयरिंग के पॉलिटिकल पावर में हर एक टाइम था कि जब पहले हमारे पास कोई पावर शेयरिंग नहीं होती थी इंडिया में, जब हम कंट्री को अच्छे से गवर्न नहीं कर पाते थे, मोनार्की चलती थी, तब डिक्टेटरशिप भी चलती थी। बट व्हेन वी आर इन डेमोक्रेसी तो हमारे यहाँ
फॉर्म्स भी हैं पावर शेयरिंग, ठीक है। अब सबसे पहले अगर बात करूँ तो डेमोक्रेसी में पॉलिटिकल पार्टी जो पावर है वो डिस्ट्रीब्यूटेड होती है सिटीजन्स में भी। मॉडर्न डेमोक्रेसीज में जो पावर शेयरिंग अरेंजमेंट है वो काफ़ी फॉर्म्स हुए हैं। जैसे पावर्स जो हैं वो शेयर होती हैं, ठीक है ना, डिफरेंट ऑर्गन्स ऑफ गवर्नमेंट, ठीक है। पॉलिटिकल पावर्स में जैसे बेसिकली पीपल जो है वो सोर्स है ऑल पावर का, तो वो रूल करते हैं सेल्फ गवर्नमेंट से। हर एक के पास इक्वल पब्लिक शेपिंग पॉलिसीज़ हैं। तो प्रिंसिपल्स क्या हैं इन इंडिया में, तो लोग जो हैं वो क्या हैं, वो सोर्स है पॉलिटिकल पावर्स का, वो अपने आप को रूल करते हैं। सेल्फ गवर्नमेंट है, वो अपने ही लीडर को चूज़ करते हैं खुद ब खुद, जिनकी उनको पॉलिसीज़ अच्छी लगती हैं, ठीक है। रिस्पेक्ट दी जाती है हर एक ग्रुप को और उसके व्यूज़ को, ठीक है ना। हमारे इंडिया में क्या है, हम खुद अपना लीडर इलेक्ट करते हैं, मतलब वी आर ओन सेल्फ गवर्निंग आर सेल्फ। अब बोलोगे सेल्फ गवर्निंग कैसे करते हैं, तो बच्चा जो हम लीडर चुनते हैं अगर उसकी पॉलिसीज़ जो होती है वो हमारी पॉलिसीज़ जो भी है हमारे व्यूज़ से मैच करते हैं, हम तो उसी को ही चुनेंगे ना भाई। तो वो चीज़ है, ठीक है ना। हर एक जो है उसकी आवाज़ देखी जाती है, उसकी सुना जाता है पब्लिक पॉलिसीज़ में, ठीक है ना। पावर जो है वो हम डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, ये चीज़ है। प्रेशर ग्रुप्स वगैरह हमारे सब कुछ है, हमारे पास इक्वल शेयर है पब्लिक पॉलिसी में, ये चीज़ है। अब फॉर्म्स क्या है पावर शेयरिंग की, 4 फॉर्म्स हैं पावर शेयरिंग की। एक तो पावर जो होती है वो शेयर्ड होती है डिफरेंट ऑर्गन्स ऑफ द गवर्नमेंट, फिर डिफरेंट गवर्नमेंट लेवल्स पे भी होती है, सोशल ग्रुप्स में भी पावर शेयर करते हैं, और पॉलिटिकल पार्टीज़ और प्रेशर ग्रुप्स में भी हमारी पावर जो है वो शेयर होती है, ठीक है। अब ऑर्गन्स ऑफ गवर्नमेंट, ऑर्गन्स कौन से हैं, जैसे एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेटिव, जुडिशरी, ठीक है। और लेवल्स मतलब जैसे यूनियन, स्टेट वगैरह, ठीक है। जैसे यूनियन लेवल, एक मिनट, यूनियन लेवल, यूनियन पे, स्टेट पे, ठीक है ना, फिर ऐसे लोकल पे। उसके बाद सोशल ग्रुप्स में भी हमने पावर दी हुई है, ठीक है, जैसे एडमिनिस्ट्रेशन अच्छा हो। प्रेशर ग्रुप्स जो है कोलिजन गवर्नमेंट वगैरह, उनके पास भी है। नाउ लेट अस मूव द फर्स्ट पावर शेयरिंग। अब हम इसको मूव करते हैं हॉरिजॉन्टल पावर शेयरिंग। मतलब हॉरिजॉन्टल मतलब लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी, ठीक है। जैसे इन पे हुई है, जो लेजिस्लेचर क्या होते हैं, द वन हु मेक्स द लॉ, एग्जीक्यूटिव जो इम्प्लीमेंट करते हैं लॉज को, जुडिशरी जो डिस्प्यूट्स को सॉल्व करती है। तो देखो यहाँ पे क्या है, सबसे पहले इसको हम कहते हैं पावर, चेक्स एंड बैलेंस भी कहते हैं, चेक एंड बैलेंस अरेंजमेंट भी कहते हैं। तो सबसे पहले क्या होता है, हर एक ऑर्गन के पास पावर शेयर होती है इसमें, ठीक है। पावर जो है बैलेंस पावर होती है, हर एक ऑर्गन एक दूसरे को चेक करता है, इससे जो है डिफरेंट ऑर्गन के पास पावर होती है, डिफरेंट पावर्स होती हैं। हर मिनिस्टर्स गवर्नमेंट का वो रिस्पॉन्सिबल होता है पार्लियामेंट में और स्टेट असेंबली में। किसी भी ऑर्गन को अनलिमिटेड पावर नहीं मिलती है। जजेस भी वर्क करते हैं इन सॉल्विंग द डिस्प्यूट्स और मेकिंग वोटर्स फेयर एंड अनफेयर, ठीक है। तो ये चीज़ है, तभी हम इसको कहते हैं सिस्टम ऑफ चेक्स एंड बैलेंस, और इससे क्या होता है, चेक होती है। नाउ सेकेंड इज वर्टिकल अरेंजमेंट। वर्टिकल होता है एक सेंट्रल गवर्नमेंट पे, स्टेट गवर्नमेंट पे, ठीक है, और ये जो आ जाता है सेंट्रल पे, स्टेट पे और लोकल सेल्फ गवर्नमेंट पे। तो ये आपको ज़्यादा वैसे जानने की ज़रूरत नहीं है। तो सेंट्रल मतलब कि ये जो है बेसिकली सेंटर के पास है, सेंटर के पास भी पावर होती है, बट स्टेट जो है वो मोर पावरफुल है देन सेंटर। से हम पढ़ते आ चुके हैं स्टेट के पास क्यों ज़्यादा पावर होती है, ये हमें देखो हमने पढ़ा था ना, क्यों, क्योंकि स्टेट को ज़्यादा पता होता है कि क्या बेटर है फॉर इट्स सिटीजन। फिर लोकल सेल्फ गवर्नमेंट है हमारे पास कि जो लोकल लेवल पे वर्क करती है, सेंट्रल या फिर यूनियन गवर्नमेंट, ठीक है ना। और ये जो होती है डिफरेंट नेम होते हैं डिफरेंट कंट्री में, हमारे यहाँ पे तो स्टेट गवर्नमेंट कहते हैं, ठीक है। और ये बाकी कंट्रीज़ में नहीं फॉलो होता, बट वो वाली में होता है। ज़रूरी नहीं है कि जो वर्टिकल पावर शेयरिंग है वो सभी में हो,
ऐसा ज़रूरी नहीं है, बट हमारी कंट्री में भी होता है। हॉरिजॉन्टल तो हमारी कंट्री में फॉलो होता है। हमारी कंट्री ऐसी कंट्री है जिसमें बोथ सिस्टम वर्टिकल भी हॉरिजॉन्टल नहीं। वर्टिकल होता है जैसे ब्रिटेन वगैरह, अमेरिका में यहाँ पे होता है ये यूज़, ठीक है। यहाँ पे क्या है, हायर देन लोअर, फिर ऐसे वर्टिकल डिवीजन होती है पावर की। थर्ड फॉर्म इज़ द सोशल ग्रुप। सोशल ग्रुप्स जो होते हैं, जैसे कम्युनिटी गवर्नमेंट थी बेल्जियम में, ये क्या है, एक सोशल ग्रुप है जो डिफरेंट सोशल ग्रुप्स में, इसमें जो है सोशल ग्रुप्स को भी पूरा जो है एडमिनिस्ट्रेशन करने के राइट दिया जाता है। इसमें क्या है, जो माइनॉरिटी कम्युनिटी है उसको फेयर शेयर मिलता है पावर में, ठीक है। माइनॉरिटी कम्युनिटी को भी फेयर शेयर मिलता है, ठीक है। वो सोशल डाइवर्सिटीज़ जो अगर वो देखते हैं कि कोई ऐसे है, कुछ एलिमिनेटेड है, कुछ नहीं फुलफिल हो रहा, गवर्नमेंट ने किसी को नज़रअंदाज कर दिया है, तो वो काम किसका होता है, सोशल ग्रुप्स का होता है, ठीक है। तो क्या है, सोशल ग्रुप्स है, जैसे कम्युनिटी गवर्नमेंट बनाई जाती है पार्टीज़ के लिए। बस आपने इसमें जो है कम्युनिटी गवर्नमेंट की एग्जांपल याद रखनी है। देन आ जाता है हमारे पास फोर्थ फॉर्म ऑफ पावर शेयरिंग विच इज़ द पॉलिटिकल पार्टीज़। तो अच्छा, एक और चीज़, ये जो थर्ड फॉर्म है ना पावर शेयरिंग की बच्चा, ये बेसिकली बनाई जाती है वीकर सेक्शन ऑफ सोसाइटी के लिए, जिसको हम हमारे इंडिया में जैसे रिजर्व्ड कॉन्स्टिट्यूएंसीज है ना, तो सेम एज ये इस तरह बनाई जाती है कि जिससे हम जो वीकर सेक्शन है सोसाइटी का, उसके भी सारे इंटरेस्ट जो है उसको हम देखें, उसको भी हम फुलफ़िल करें, ठीक है ना। तो यही चीज़ है। फिर आ जाता है ये जो अरेंजमेंट है, इससे क्या है, सोशली डाइवर्स ग्रुप की भी वो होती है, जिससे जो है फेयर डेमोक्रेसी, कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होता। फिर आ जाता है पॉलिटिकल पार्टीज़ एंड प्रेशर ग्रुप्स के बीच में। पॉलिटिकल पार्टीज़ भी काफ़ी ज़्यादा रोल प्ले करती हैं। ये बिज़नेस, ये जो होते हैं इंटरेस्ट ग्रुप्स होते हैं, जैसे बिजनेसमैन के, इंडस्ट्रियलिस्ट की, ये प्रेशर डालती हैं गवर्नमेंट पे कि वो अपना काम जो है अच्छे से काम करे, ठीक है ना। तो ये देखो यहाँ पे क्या है, प्रेशर ग्रुप्स हैं, और ये क्या करती हैं, सिटीज़न के पास फ्रीडम है कि वो वैरायटी ऑफ कंटेंडर्स फॉर पावर चूज़ कर पाए। अब इन कंटेम्प्रेरी डेमोक्रेसी में एक फॉर्म है कंपटीशन का डिफरेंट पार्टीज़ के बीच में, ऐसा कंपटीशन जो कहता है कि पावर जो है वो एक के हैंड में नहीं रहती है। तो इससे क्या है, एक हैंड में नहीं रहती है, ये डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज़ में भी वो रन होती हैं। ये एक काइंड ऑफ कॉन्फ्लिक्ट भी वो करते हैं, और एक अलायंस भी है कि जिससे इलेक्शंस वो होते हैं, ठीक है। तो इसमें कोलिजन गवर्नमेंट होती है, वो शेयर करती है पावर को। तो हम जैसे बिजनेसमैन वगैरह, इनका भी ग्रुप कोलिजन होती है, गठबंधन की सरकार, जिसमें 2 और मोर अलायंस जो है वो इकट्ठे होके एक पार्टी फॉर्म करते हैं, ठीक है ना, टू विन द इलेक्शन और टू फॉर्म द गवर्नमेंट। तो बेसिकली यही था इन दिस चैप्टर। हमने देखा कैसे पावर को हम शेयर करते हैं। दैट वॉज योर चैप्टर। आई होप इट वॉज क्लियर टू यू। In the next video we are going to solve some questions जो कि important question है in the exam point of view से, जो भी है वो हम solve करेंगे। And that's it for today. Bye bye. Thank you.